मेरी शादी को 35 साल हो गए थे। मैं दो बेटियों की माँ थी और दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। मैं 3 महीने के लिए अपनी बेटी के पास रहने के लिए चली गई। पीछे मेरे पति और एक काम वाली रह गई जो हमारे घर पर ही रहती थी। 3 महीने बाद मैं अचानक अपने पति को बिना बताए घर आ गई। जैसे ही मैं अपने बेडरूम में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पति तो मेरा नाम मीना है। मेरी उम्र 58 वर्ष है। मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी कर चुकी थी। मैं अपनी दोनों बेटियों अवनी और धवनी को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा चुकी थी। मैं और मेरे पति कमल, हम दोनों आपस में सुखपूर्वक रह रहे थे। मेरी बड़ी बेटी अवनी की शादी को 9 वर्ष हो चुके थे, परंतु वे मां नहीं बन सकी थी। अब इतने दिनों बाद कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से वे गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। उसकी देखभाल के लिए उसके घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए मेरा बेटी के यहाँ जाना आवश्यक था। लेकिन मैं निश्चित थी, क्योंकि मुझे अपनी काम वाली बाई सुधा पर पूर्ण विश्वास था कि वे घर और कमल दोनों की देखभाल अच्छी तरह से कर लेगी। कमल हमेशा से छोटे बच्चे की तरह थे। अपने लिए एक कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल काम था। सुधा के रहने के कारण मैं बिना किसी चिंता के आराम से चली गई थी। कुछ दिनों बाद अवनी के घर में प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कमल भी गुड़िया से मिलने आए थे। वे भी 2-3 दिन वहां रहे थे और चिर परिचित अंदाज में बेटी अवनी से बोले, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का अच्छा इंतजाम करके आना चाहिए था। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे और मैं शर्मा गई थी और कमल से धीमे से बोली थी, आप भी बच्चों के सामने तो सोच समझकर बोला करिए। मुझे इतनी लज्जा आ रही थी कि मैं चुपचाप उठकर रसोई में चली गई थी। मैं मुंबई से 3 महीने तक नहीं लौट सकी। अवनी की बिटिया बहुत कमजोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। वे 10-12 दिन तक इंक्यूबेटर में रही थी। अवनी के टाँके भी नहीं सूख पा रहे थे, इसलिए मैं चाह कर भी जल्दी नहीं लौट सकी। मेरा लौटने का प्रोग्राम कई बार बना और कई बार कैंसिल हुआ, इसलिए आखिर में जब मेरा टिकट आ गया तो मैंने मन ही मन कमल को सरप्राइज देने के लिए सोचकर कोई सूचना नहीं दी और बेटी अवनी को भी अपने पापा को बताने के लिए मना कर दिया। दोपहर का 1 बजा था। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधी अपने घर पहुंच गई। गाड़ी पोर्च में खड़ी देख मेरा मन घबरा गया कि आज कमल इस समय घर पर क्यों है। मैं दबे पांव घर में घुस गई। बेडरूम से सुधा और कमल के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। मैं अपने को रोक नहीं पाई। मैंने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। सुधा बेड पर लेटी हुई थी। ये देख मेरी आंखें शर्म से झुक गई। सुधा तो पैसों के लिए सब कुछ कर सकती है, परंतु कमल इतना गिर जाएंगे, वह भी इस उम्र में। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आज कमल को देख कर लग रहा था उनमें और जानवर में भला क्या अंतर है। जैसे पशु अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ वहां कहीं भी मुंह मार लेता है, वैसे ही कमल जैसा पुरुष भी। इतने दिन बाद घर आने की मेरी सारी खुशी काफुर हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं जलते हुए रेगिस्तान में अकेले झुलस कर खड़ी हुई हूँ। दूर दूर तक मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। फिर भी अपने को संयत करके मैंने जोर से दरवाजा खटखटा दिया था। जानी पहचानी आवाज कमल की थी। सुधा, देखो तो जरा इस दोपहर में कौन आ मरा। सुधा अपनी साड़ी और बाल ठीक करती हुई दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झाँका। मुझे देखते ही सुधा के होश उड़ गए। मैंने जोर से पैर मारकर दरवाजा पूरा खोल दिया। कमल और बिस्तर दोनों अस्त व्यस्त थे। वे पत्नी को अचानक सामने देख आश्चर्य से भर उठे थे। अपने को संभालते हुए बोले, तुमने अपने आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। मैंने गुस्से में कहा, तुम एयरपोर्ट आ जाते तो मैं तुम्हारी रंगरलिया कैसे देख पाती। कमल हड़बड़ाकर बोले, तुम कैसी बातें कर रही हो। मुझे बुखार था, इसलिए सुधा से मैंने सिर दबाने को कहा था। कमल की बात सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। कमल, कुछ तो शर्म करो। मिमियाती सी धीमी आवाज में कमल बोले, तुम जाने क्या सोच बैठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हिकारत से
कमल की ओर देखा था। क्रोध में मैं थर थर कांप रही थी। मैंने जोर से सुधा को आवाज दी, वाह सुधा पा, तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुम पर आंख मूंद कर विश्वास किया। लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ कहते थे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। सुधा, तुम आज और अभी कमरा खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम कहीं भी जाओ, जियो मरो मेरी वजह से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरा दिल पिघलाने के लिए सुधा ने आखिरी अस्त्र का प्रयोग किया और मेरे पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपना सिर मेरे पैरों में रखकर बोली, भाभी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपना सामान खुद बाहर निकालोगी या मैं वॉचमैन से कहकर बाहर फेंकवाऊं? मैंने खिड़की से चोर निगाहों से कमल के घबराए हुए चेहरे को देखा। वे ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए चक्कर काट रहे थे, साथ ही बार बार चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। मैंने फिर सुधा को कड़कती आवाज में सामान उठाने के लिए कहा और मेरे क्रोध से सुधा डर गई और निराश होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज कमल ने मेरे विश्वास को तोड़ा था। मेरे मन में विचारों की उमड़ घुमड़ मची हुई थी। 35 वर्ष से मेरा वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। कमल जैसा पति पाकर मैं सदा से अपने को धन्य मानती थी। वे मस्त मोला और हंसोट स्वभाव के थे। बात बात में कहे कहे लगाना उनकी आदत थी। रोते हुए को हंसाना उनके लिए चुटकियों का काम था। कमल बहुत रसिक मिजाज भी थे। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि 35 साल से बसाए मेरे इस घर में मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा था। मैं आज खुद को कोस रही थी, क्यों मैंने सुधा पर इतना विश्वास किया। मैं ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप बैठ गई थी। थोड़ी देर में कमल मेरे लिए खुद चाय बनाकर लाए। मेरे पैरों के पास बैठकर धीरे से बोले, मीना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बोर हो रहा था इसलिए टाइम पास के लिए उससे बातें कर रहा था। कमल, तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे एक बात बता दो, ये सब कब से चल रहा था? मीना, तुम्हारी कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। मैंने अपने पति की आंखों में घृणा से देखकर कहा, तो ठीक है, जो बाकी है वह भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो मैं फिर से चली जाती हूँ। अवनी को इस समय मेरी बहुत जरूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भागी आई थी, परंतु तुम तो दूसरी दुनिया बसा चुके हो। मैं बेकार में अपना माथा खाली कर रही हूँ। व्यर्थ का तमाशा मत बनाओ, मेरे सामने से हट जाओ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सुधा की सिसकियों की आवाज और सामान समेटने की आवाज बीच बीच में आ जाती थी। मेरा घर उजड़ रहा था। मैं आज बहुत दुखी थी। मुझे सुधा से ज्यादा कमल दोषी लग रहे थे। मैं मनी मन सोच रही थी कि जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरे को क्यों दोष दें। कुछ भी हो, पर सुधा को यहाँ से निकालना अब आवश्यक था। मैं उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने सुधा को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। लगभग 20 साल पहले मेरी ननंद की ननंद सविता दीदी ने सुधा को मेरे पास काम के लिए भेजा था। मेरी काम वाली सरला हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियां, पति और बूढ़ी अम्मा जी के सारे काम करते करते मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे नई काम वाली की सख्त जरूरत थी। सविता दीदी ने कह दिया था, सुधा नहीं है इसलिए निगाह रखना। सविता दीदी की ये बात याद आते ही मैं अतीत में खो गई थी। सुधा का जीवन तो मेरे लिए खुली किताब की तरह है। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। मुझे वे दिन याद आ गया जिस दिन पहली बार सुधा मेरे घर आई थी। 21-22 साल की सुधा का रंग दूध की तरह सफेद था। गोल चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निरीता थी। अपने में सिकुड़ी सिमटी हुई एक बच्चे की उंगली पकड़े हुई तो दूसरे को गोद में उठाए हुए कातर निगाहों से काम की आशा कर रही थी। उसे काम की सख्त जरूरत थी। उसके माथे के जख्म को देखकर मैं पूछ बैठी थी, ये चोट कैसी लगी तुम्हारे? सुधा धीरे से बोली थी, मेरे आदमी ने हंसिया फेंक कर मारा था। वे माथे को छूता हुआ निकल गया था। उसी से घाव हो गया है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे समझाते हुए कहा था, ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब मैं उसे छोड़कर शहर आ गई हूँ, यहाँ नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा किसी को नहीं जानती। मुझे सुधा पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? मैंने पूछा। जी,
जब तक क्वार्टरी नहीं मिलती वे दोनों बरामदे में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है, दो दो बच्चे हैं, सारे घर में घूमते फिरेंगे। मुझे रसोई के अंदर पड़े हुए ढेर सारे छोटे बर्तन याद आ रहे थे। मैंने सुधा से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से अच्छी तरह बर्तन साफ किए, स्टैंड में लगाए, स्लेब और गैस साफ करके रसोई में पोंछा भी लगा दिया था। उसके काम से मैं तो निहाल हो उठी थी। धीरे धीरे मैं उसकी मुरीद होती गई। बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे, मेरे बच्चों के पुराने कपड़े पहनकर खुश होते, टूटे फूटे खिलौने से खेलते और बचा कुचा खाना खाते। सुधा मेरे घर के सारे कामों को मन लगाकर करती थी। मेहमानों के आने पर वे घर के कामों के लिए ज्यादा समय देती थी। मैं भी उसका पूरा ध्यान रखती थी। तीज त्योहार पर मैं बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देती थी। सुधा भी मेरे एहसान तले तभी रहती थी। मुझे अपना आदमी समझकर वे अपने दिल की बातें मुझसे कह देती थी। दो छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। सुधा ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया। मैं देखती थी जैसे चिड़िया अपनी चोंच में दाने भरकर सीधा आकर अपने घोंसले में रुकती है, वैसे ही वे कहीं से कुछ मिलता तो सब इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती थी। कपड़े मिलते तो उन्हें काट पीट कर बच्चों की नाप के बनाकर पहनाती। उसकी कर्मठता से मैं बहुत प्रभावित थी, इसलिए मैंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन भी उसे दे दी थी, जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। सुधा एक दिन रमेश को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली थी कि इस आदमी को अच्छी तरह जांच परख लेना, कहीं पहले वाले की तरह ये भी हाथ ना उठाने लगे। सुधा ने खुशी खुशी बताया था कि वे मेरे बच्चों को अपनाएगा और मैं पहले की तरह ही काम करती रहूंगी। वे 8-10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई थी। कमल को पता चला तो बोले, गई भैंस पानी में, वे तुम्हें गच्चा दे गई, अब दूसरी ढूंढो, इसके भी पर निकल आए हैं। सुधा अपने वादे की पक्की निकली। वे 10 दिन बाद आ गई थी, परंतु ये क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब एक नई नवेली दुल्हन के रूप में थी। लाल बड़ी सी बिंदिया उसके माथे पर सजी हुई थी, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, गोरे गोरे पैर, पायल, बिछिया और महावर से सजे हुए थे। हाथों में भर भर चूड़ियां और चटक लाल चमकीली साड़ी पहने हुई थी, चेहरे पर शर्म की लाली। मैंने मजाक के लहजे में उससे पूछा था, क्यों नहीं, क्या मंडप से सीधे उठकर चली आई है? कमल तो एकटक उसको निहारते रह गए थे। धीरे से बोले, ये तो छम्मक छल्लो दिख रही है। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो इसके जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी, जबकि आस पड़ोस की महिलाओं को गॉसिप का एक नया विषय मिल गया था। काश उस दिन मिसेस वर्मा की बात मैं मान लेती। उन्होंने मुझे सावधान करते हुए कहा था, इससे सावधान रहिएगा, ये बदचलन औरत है, इसके संबंध कई आदमियों से हैं। गीता जी ने नहरे पर तेला मारा था। ये बहुत बदमाश औरत है, हम लोगों से साड़ी सूट मांग कर ले जाती है और अपनी झुग्गी पर जाते ही बेच देती है। मैं तल्खी से बोली थी, इन बातों से मुझे क्या मतलब है, मेरा काम वो ठीक से करती है, बस इतना ही काफी है। सुधा ने अपने बच्चों के लिए ख्वाब पाल रखे थे। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखा दिया था। रमेश से शादी करने के बाद बच्चों से उसका ध्यान बढ़ने लगा था। वे बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेजकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना करके इधर उधर घुमा करते थे। सुधा का बेटा नीरज पान मसाला खाने लगा था, पैसे चुराकर जुआ भी खेलने लगा था। बेटी तनु चाल के लड़कों से नजरें लड़ाती। दोनों बच्चों की वजह से उसके और रमेश के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती। रमेश भी नकली चेहरा उतार कर खूब शराब पीने लगा था। एक दिन वे तनु को लेकर आई थी और बोली, ये दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। तनु को देखे हुए मुझे काफी दिन हो गए थे। वे जींस कुर्ती पहनकर आई थी, उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। मैं स्वयं उस खूबसूरत परी को एकटक देखती रह गई थी। वे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए थी। उसका मोबाइल थोड़े थोड़े अंतराल में बजता रहा। वे कमरे से बाहर जाकर देर देर तक बातें करती रही। मैं समझ गई थी कि तनु का किसी के साथ चक्कर जरूर है। मैंने सुधा को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया। शायद वे भी उन बातों से वाकिफ थी। वे नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की हरकतों से उसकी कोई बदनामी हो। उसने रमेश की सहायता से आनन फानन में उसकी सगाई करवा दी थी। सुधा खुश होकर लड़के वालों के द्वारा दिया हुआ सोने का हार मुझे दिखाने भी लाई थी। उसने इशारों में मुझसे 10,000 रुपए की फरियाद भी कर दी थी। कमल ने उसे रुपये देने के लिए हाँ कर दी थी। अम्मा जी के कान में भनक लग गई थी।
कि सुधा को पैसे देने की बात चल रही है तो मैं नाराज हो उठी थी, क्योंकि उन्हें सुधा फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज्यादा काम वे उन्हीं का करती थी। उनको रोज नहला धुलाकर उनके कपड़े धोती थी, उनके बाल बनाती थी, रोज उनके पैरों में मालिश किया करती थी। उनकी नजर में वह बदचलन औरत थी। काश मैं उस समय उनकी बातों पर ध्यान देती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। कमल और मेरे डर से अम्मा जी उसे भगा नहीं पाती थी, वरना मैं उसे एक दिन ना टिकने देती। कुछ ही दिनों में पता चला कि तनु अपने प्रेमी के साथ वह सोने का हार लेकर रफू चक्कर हो गई। सुधा के रोने धोने के कारण रमेश ने शादी के लिए जोड़े हुए रुपए लड़के वालों को देखकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु बिरादरी में वह उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। साल भर बाद जब तनु की बेटी हुई तो भागती हुई सबसे पहले वे बेटी के पास पहुंची थी। यहाँ वहां भागकर चांदी के कड़े खरीद लाई थी और 5-6 फ्रॉक भी खरीद लाई थी। उसकी आवाज और चेहरे से खुशी झलक पड़ रही थी। बोली थी, भाभी हम नानी बन गए हैं, वह है तो मेरी नातिन ही। मैं मुस्कुराकर उसको देखती रह गई थी। मन ही मन में बोली थी, कितनी भोली है बेचारी। मैंने सुधा को 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया था। मुझे याद है जब धवनी के बेटा हुआ था तो वे कितना खुश हुई थी। कमल ऑफिस से आ गए थे, उन्होंने मुझे रुपये देते देख लिया था। वे बोले, ये बहुत चालू है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना मतलब सीधा करती है। मैं बोल पड़ी थी, रहने भी दीजिए, जरूरत के समय वे हमेशा हाजिर रहती है। ये नहीं देखते आप? ठीक है, ये तुम्हारी दुनिया है, जो ठीक समझो करो। इधर रमेश दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वह रोज शराब पीने लगा था। वे पीकर देर रात से आता और हंगामा करता, अक्सर सुधा पर हाथ भी उठाने लगा था। सुधा सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन कमल मुझसे बोले थे, तुम्हारी छम्मक छल्लो आजकल चुप चुप रहती है, शायद किसी परेशानी में है, पूछ लो उससे। यदि पैसों की जरूरत होती तो दे दो, नहीं पैसे की बात नहीं है। रमेश और बेटा दोनों शराब पीने लगे हैं और रमेश किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी पड़ गया है। कमल आश्चर्य से बोले थे, इतनी सुंदर और सलीकेदार औरत के होने के बावजूद वह दूसरी पर मुंह मार रहा है। सुधा इधर काम पर आती थी, उधर रमेश की प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वह उसके घर में ही अपना हक जताने लगी थी। यदि वे कोई शिकायत करती तो रमेश सुधा की पिटाई कर देता था। सुधा किसी भी तरह अपने और रमेश के रिश्ते को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता तो वे सुधा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता था। वे पिघल जाती थी। यह सिलसिला काफी दिन से चल रहा था। सुधा अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। इधर नीरज भी आवारा लड़कों के साथ चोरी, जुआ, शराब आदि का शौकीन बन गया था। सुधा के यहाँ वहाँ छिपाए हुए पैसे वे चुपचाप गायब कर लेता था और रमेश का नाम लगाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसके नए मोबाइल को देखकर उसने पूछा था तो बोला, हमारे मालिक ने हमें इसे ठीक करवाने के लिए दिया है। एक दिन नीरज के पर्स में रुपयों की गड्डी देख उसका माथा ठनका था, परंतु नीरज ने उसे पट्टी पढ़ा दी थी। वह भी ममता की मारी बहकावे में आ गई थी, परंतु एक दिन वे एक चाल की लड़की को फुसलाकर ले भागा था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने रमेश और सुधा को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने नीरज को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में नीरज को जेल में बंद कर दिया था। रमेश की प्रेमिका माधवी ने अपनी कोशिशों से रमेश को छुड़ा लिया था। पुलिस ने सुधा को भी छोड़ दिया था। अब रमेश का घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसकी सोच माधवी का हक रमेश और उसके घर दोनों पर हो गया था। सुधा लूटी पीटी मेरे पास पहुंची थी। उसका रोना बिलखना देखकर मेरा दिल पिघल उठा था। कमल के लाख मना करने पर भी मैंने सुधा को घर पर रख लिया था। वे बहुत खुश थी। मुझे सुधा के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वे मेरे घर व बाजार के सारे काम करती थी। इसी बीच अम्मा जी का भी देहांत हो गया। उनके देहांत को 3 साल हो गए थे और सुधा को हमारे यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अगर अम्मा जी जीवित होती तो सुधा को घर में कभी भी नहीं रहने देती। सुधा अक्सर अपने बच्चों और रमेश को याद करके आंसू बहाने लगती थी। ये देख मेरा दिल पिघल उठता था। आज उसी सुधा की वजह से मेरे घर का सुख चैन लुट गया था। अतीत में खोई खोई शाम ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बिजली जलाने का भी होश नहीं था। आज मेरे जीवन में ही अंधकार छा गया था। मैं जब से यहाँ आई
अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज मैं बहुत व्यथित थी। जीवन से निराश होकर मेरा मन फूट फूट कर रोने को हो रहा था। मैं रमेश की आवाज़ से वर्तमान में लौट आई थी। वे मुझे मोबाइल देकर बोले, लो अवनी का 2 बार फ़ोन आ चुका है। कह रही है क्या बात है? माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी तबीयत तो ठीक है? सुबह यहाँ से गई थी तब तो वे बिल्कुल ठीक थी। उनको फ़ोन दीजिए, वे मुझसे बात करें। गुड़िया बहुत रो रही है। मेरे हेलो बोलते ही अवनी खींच कर बोली, क्यों माँ? पापा मिल गए तो मुझे और मेरी गुड़िया को सबको भूल गई? कम से कम पहुँचने की खबर तो दे देती। मैं अपनी बेटी को जानती थी। यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य करती हुई बोली थी, ना बेटा, फ्लाइट में फ़ोन बंद किया था, फिर उसे ऑन करना ही भूल गई थी। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट पर हींग मल दो। पेट दर्द से रो रही होगी। ठीक है माँ। उसने फ़ोन काट दिया। सामने खड़े कमल का मुंह उतरा हुआ था। वह हाथ जोड़कर उससे बेटी को कुछ न बताने और कान पकड़कर माफी का इशारा कर रहे थे। मैं कश्मकश में थी। क्या मेरा और कमल का इतना पुराना रिश्ता पल भर में टूट जाएगा? मैं सिर पर हाथ रखकर चिंतित मुद्रा में ही बैठी थी। कमल अपने अनगढ़ हाथों से सैंडविच और दूध बनाकर लाई और बोले, तो मुझे जो चाहे वे सजा दे दो, लेकिन प्लीज पहले ये सैंडविच खा लो। मुझको याद आया कि कमल तो डायबिटिक है और पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कमल अपनी धीमी आवाज में बोले, मुझे 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द भी हो रहा था, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब मैंने सिर उठाकर कमल पर भरपूर निगाह डाली तो वे काफी कमजोर दिख रहे थे। उनका मासूम चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर मेरा दिल कसक उठा था। यदि कमल को कुछ हो गया तो। मैंने चुपचाप सैंडविच उठा ली थी। कमल ने भी सिर झुकाकर सैंडविच और दूध पी लिया था। रात दिन मजाक करने वाले हंसोड़ कमल को चुप और गुमसुम देखकर मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, परंतु मैं मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से अपना सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। मैं कमल की परछाई से भी इस समय दूर जाना चाह रही थी। कमल की उदास और पनीली आंखें चारों तरफ मेरा पीछा कर रही थी। आज मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। जीवन के जिस मोड़ पर मुझे अपने जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही जीवन साथी धोखेबाज निकला। मेरे दिल में असीम पीड़ा हो रही थी। मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे और हर टुकड़े से खून बह रहा था। मुझे दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे मैं अपने दर्द को कहकर अपना मन हल्का कर सकूं। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मुझे अपनी दुनिया सूनी और वीरान लग रही थी। पीछे से कमल की धीमी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, डियर, तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा? पर आज ये आवाज मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकी। आज मेरे बढ़ते कदम नहीं रुके। मैं कमल को अनदेखा करके दूसरे बेडरूम की ओर चल पड़ी। न जाने अब ये खाई हम दोनों के बीच कभी बटेगी या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। क्या 35 साल की शादी में भी इंसान को धोखा मिल सकता है? मीना जी ने कमल जी से दूरी बनाकर ठीक किया या मीना जी को कमल जी को माफ कर देना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।